नमस्कार जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष टॉपिक जिसका नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक से रिलेटेड कई क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक का पूरा नाम क्या था? तो अशोक का पूरा नाम अशोक बिंदुसार मौर्य था। इसका जन्म 304 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि अभी पटना के नाम से जाना जाता है। अशोक मौर्य वंश का दूसरा राजा यानी बिंदुसार और रानी सुभद्रांगी यानी जिसको धर्मा के नाम से भी जाना जाता है के पुत्र थे। उन्हें 269 ईस्वी में राजगद्दी मिली थी। उसका पूरा नाम अशोक बिंदुसार मौर्य था। चलिए अब प्रश्न पे चलते हैं। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये कब बैठा था? 269 ईस्वी पूर्व में बैठा था। अगला प्रश्न है, अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम रानी सुभद्रांगी था, जिसको वहां सम्राट अशोक के पिताजी यानी बिंदुसार जो थे वो धर्म के नाम से पुकारा करते थे। अगला प्रश्न है, अशोक अवंती का राज्यपाल कब बना था? तो अशोक वो राजगद्दी पर बैठने से के समय ही अवंती का राज्यपाल बना था। अगला प्रश्न है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का क्या नाम है? तो मास्की का अभिलेख और गुर्जरा का अभिलेख दोनों में अशोक का नाम अशोक ही लिखा गया है। अगला प्रश्न है, पुराणों में अशोक का नाम क्या था? तो पुराणों में अशोक का नाम कहीं कहीं अशोक वर्धम है। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईस्वी पूर्व में किया था। अगला प्रश्न है, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा एक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। अगला प्रश्न है, अशोक ने आजीविकों को रहने के हेतु कहाँ की पहाड़ियों पर गुफा बनवाया था? तो अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु नागार्जुन की पहाड़ी और बराबर की पहाड़ी में गुफा बनवाया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने बराबर की पहाड़ी में कितने गुफाएं बनवाए थे? तो उन्होंने कुल आजीविकों को रहने के लिए 4 गुफा बनवाया था। ठीक है, गुफा का नाम क्या क्या था? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। आगे बढ़ते हैं, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को कौन सी गुफा प्रदान की थी? तो अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान करी थी। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? तो उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संधमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है, अशोक ने कितने स्फूत का निर्माण करवाया था? तो कितने स्फूत का? उन्होंने कुल 84,000 स्फूतों का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक द्वारा ही किया गया था, यानी अशोक ने ही किया। अगला प्रश्न है, अशोक ने शिलालेख में किस लिपि का कौन कौन सी लिपि का प्रयोग किया था? तो अशोक की शिलालेख में ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइकल लिपि का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं, अशोक के अभिलेख में ग्रीक और अरमाइक लिपि कहाँ से मिले? तो अशोक के अभिलेख में ग्रीक और अरमाइक की लिपि अफगानिस्तान में मिले थे। अगला प्रश्न है, खरोष्ठी लिपि कहाँ पर मिले थे? तो खरोष्ठी लिपि जो है वो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मिले थे। अगला प्रश्न है,
ब्राह्मी लिपि कहाँ पर मिले थे? तो ब्राह्मी लिपि जो मिले वो भारत में ही मिले थे। अगला प्रश्न है, खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। जैसे देवनागरी हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, उसी तरह खरोष्ठी भी इसी के जस्ट उल्टा यानी दाएं से बाएं लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? तो अशोक के अभिलेख को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन कौन? पहला है शिला लेख अभिलेख, दूसरा स्तंभलेख अभिलेख और तीसरा गुहालेख अभिलेख। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई? तो अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किसने खोजे थे? तो अशोक की अभिलेख की खोज पदेट्री वेंथेलर ने की थी। आगे बढ़ते हैं, 1750 ईस्वी में खोजे गए अभिलेखों की संख्या कितनी है? तो 1750 में कुल 14 अभिलेख खोजे गए थे। अगला है, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली सफलता कब और किसने की? तो सबसे पहले अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी। अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभलेख की संख्या कितनी है? यह किस लिपि में लिखी गई है? तो अशोक के स्तंभलेख की संख्या कुल कितनी है? तो 7 है और यह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभ अभिलेख कहाँ कहाँ प्राप्त हुए? तो स्तंभ अभिलेख की अगर बात करी जाए तो यह अशोक का 6 अलग अलग स्थानों में प्राप्त हुआ था। कहाँ कहाँ? तो प्रयाग स्तंभलेख प्रयाग में, दूसरा पहला प्रयाग में, यह पहले कौसंबी में स्थित था। इस स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। दूसरा क्या है? दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख। तो ये कहाँ पे? यह स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। तीसरा क्या है? दिल्ली मेरठ अभिलेख, जो कि पहले मेरठ में स्थित था और यह स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। और चौथा है रामपुरवा अभिलेख। यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में की गई थी। 5वां है लौरिया अरेराज। लौरिया अरेराज जो कि बिहार के चंपारण में ही है। और 6ठा अभिलेख है स्तंभलेख लौरिया नंदनगढ़, जो कि चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। चंपारण बिहार में भी है और वहां पे कथी का चित्र बना हुआ है? मोर का। आगे बढ़ते हैं, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौसंबी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है? तो सबसे बड़ा अभिलेख जो है वो 7वां अभिलेख है। अगला प्रश्न है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो सबसे छोटा की बात करी जाए तो ये रूमी देही का अभिलेख जो है ये सबसे छोटा अभिलेख है। आगे बढ़ते हैं, अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख में क्या घोषणा की है? तो अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अगला प्रश्न है, अशोक का सार ए कुना यानी कंदहार अभिलेख किस लिपि में है? तो ये कंदहार का जो अभिलेख था ये ग्रीक और अरमाइकला काल लिपि में है। अगला प्रश्न है, उपाधि परीक्षण किसे कहते हैं? तो साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के लिए के पूर्व इसके चरित्र को काफी जांच परखा जाता है, जिसे
उपाधि परीक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद थी। उन मंत्रिपरिषद में कितनी संख्याएं होती थी? तो इसमें जो मंत्रिपरिषद की जो संख्या होती थी वो 12, 16 या 20 हुआ करता था। अगला प्रश्न है, महामात्र की संख्या कितनी थी? तो महामात्र की संख्या कितनी थी? 16। आगे बढ़ते हैं, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो मौर्य साम्राज्य की प्रांतों की संख्या कुल कितनी थी उस समय? 5 थी। अगला है, अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो प्रांतों को उस समय क्या चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासन को क्या क्या कहते थे? तो अशोक के समय प्रांतों के प्रशासन को कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक कहे जाते थे। अगला प्रश्न है, अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? तो सबसे छोटी इकाई प्रशासन की ग्राम कहलाती थी। आगे बढ़ते हैं, मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन कितने सदस्यों में मंडल होता है? तो मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 3 सदस्यों के मंडल में बटा होता था। आगे बढ़ते हैं, किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने के सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे? तो ये किसके अनुसार? तो ये जस्टिन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, नायक किसे कहा जाता था? तो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सेना विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था? तो सेना विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे सेनापति कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथियों का था? तो ये प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार था। आगे बढ़ते हैं, गुड़ पुरुष किसे कहा जाता है? तो गुड़ पुरुष अर्थशास्त्र के अनुसार अशोक के समय गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अशोक के समय संस्था किसे कहा जाता है? तो अशोक के समय एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था। अगला प्रश्न है, संचार किसे कहा जाता है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर के कार्य करने वाले व्यक्तियों को संचार कहते हैं। अगला है, राजुक किसे कहा जाता है? तो अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, सीता भूमि किसे कहा जाता है? तो अशोक के समय सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। आगे बढ़ते हैं, रूपजीवा किसे कहते हैं? तो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपजीवा कहलाती है। अगला प्रश्न है, नंद वंश का विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा की सहायता ली? तो नंद वंश का विनाश करने के लिए उन्होंने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता ली थी। अगला है, मौर्य शासक कब तक रहा? तो मौर्य का शासक जो है ये 137 वर्षों तक रहा था। आगे बढ़ते हैं, भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश का कितने राजा हुए? यानी मौर्य वंश के कितने? तो टोटल 10 राजा हुए थे। अगला है,
वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश का राजा की संख्या कितनी है? तो वायु पुराण में 9, यानी वायु पुराण में 9 और भागवत पुराण में 10 राजा बताया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न होगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसके साथ ही आज का ये जो संग्रह था सम्राट अशोक के बारे में, तो ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।